सारा प्रणाम। मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप में आप सभी का स्वागत है। कोरोना की जंग के बीच जिंदगी उड़ान भरने लगी है, लेकिन इसमें भी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। लॉकडाउन के 2 महीने आज पूरे हो गए। लॉकडाउन 4 में देशवासियों को तमाम रियायतें भी मिली हैं। आज से घरेलू उड़ानों की भी शुरुआत हो गई। कोरोना की जंग के बीच धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटती नजर आ रही है। इस दौरान लोगों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा परेशानी प्रवासी मजदूरों ने झेली है। उनकी घर वापसी पर जमकर सियासत भी हो रही है। हस्तक्षेप में आज इसी मुद्दे की पड़ताल करेंगे। कोरोना संकट में केंद्र और महाराष्ट्र के बीच सियासी घमासान जारी है। इसकी वजह प्रवासी मजदूर हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 7 घंटे में एक के बाद एक 10 ट्वीट कर जहां उद्धव सरकार पर निशाना साधा, वहीं शिवसेना ने भी उन पर पलटवार किया। इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी महाराष्ट्र में मजदूरों की हो रही मुश्किलों पर सवाल उठाए और कहा कि मजदूरों के साथ बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अब किसी मजदूर को यूपी से ले जाने के लिए राज्यों को उत्तर प्रदेश सरकार से मंजूरी लेनी होगी। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूरों के पलायन और घर वापसी को लेकर सियासत चरम पर है। राज्य में मजदूरों को हुई मुश्किलों के लिए बीजेपी ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा, एक भूखा बच्चा ही अपनी मां को ढूंढता है। अगर महाराष्ट्र सरकार ने सौतेली मां बनकर भी मजदूरों को सहारा दिया होता तो महाराष्ट्र को गढ़ने वाले उत्तर प्रदेश के निवासियों को वापस न आना पड़ता। दरअसल शिवसेना के मुखपत्र सामना में संजय राउत ने सीएम योगी की तुलना तानाशाह हिटलर से की थी, जिसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को निशाने पर लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि यूपी के प्रवासी मजदूरों की जिस तरह दुर्गति हुई है उसे देखकर ये फैसला हुआ है कि अब अगर किसी राज्य को मैन पावर चाहिए तो उसे अनुमति लेनी होगी। अगर किसी राज्य को मैन पावर चाहिए तो इस मैन पावर को सोशल सिक्योरिटी की गारंटी स्टेट गवर्नमेंट देगी, इसका बीमा कराएगी, इसको हर प्रकार से हम सुरक्षा देंगे। लेकिन साथ साथ राज्य सरकार बिना हमारी परमिशन के हमारे लोगों को लेकर के नहीं जाएगी, क्योंकि कुछ राज्यों में जिस प्रकार की दुर्गति हुई है, जिस प्रकार का व्यवहार हुआ है, उसको देते हुए हम इनकी सोशल सिक्योरिटी की गारंटी अपने हाथों में लेने जा रहे हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मजदूरों की परेशानी के लिए केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ा था और कहा था कि मजदूरों के लिए रेलवे पर्याप्त ट्रेनें उपलब्ध नहीं करा रहा है। इसके बाद से रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को 7 घंटे में 10 ट्वीट कर महाराष्ट्र सरकार से जरूरी श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की संख्या के बारे में जानकारी मांगी, लेकिन उन्हें डिटेल नहीं मिल पाई। रात 2:11 पर गोयल ने 10वां ट्वीट किया और बताया कि रेलवे महाराष्ट्र को 125 ट्रेनें देने को तैयार था, लेकिन सिर्फ 46 ट्रेनों की मांग की गई। गोयल ने रविवार शाम 7:14 पर एक साथ 3 ट्वीट किए। उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने लिखा कि उम्मीद है कि पहले की तरह ट्रेनें स्टेशन पर आने के बाद खाली नहीं लौटेंगी। हालांकि शिवसेना नेता संजय राउत ने अपने जवाबी ट्वीट में कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने रेल मंत्रालय को जरूरी ट्रेनों की सूची दी है। पीयूष जी से सिर्फ विनती है कि ट्रेन जिस स्टेशन पर पहुंचनी चाहिए उसी स्टेशन पर पहुंचे। गोरखपुर के लिए जाने वाली ट्रेन उड़ीसा न पहुंच जाए। रेल मंत्री ने महाराष्ट्र को अब तक 525 ट्रेनें उपलब्ध कराई हैं, जिनमें 7.5 लाख लोगों ने सफर किया है। जब जब जो भी ट्रेनें मांगी जाती हैं वो दी जा रही हैं। रेल मंत्री खुद इसकी निगरानी करते हैं। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है और राज्य सरकार अपनी कमियों को छुपाने के लिए केंद्र पर आरोप मढ़ रही है। महाराष्ट्र की शिवसेना गठबंधन सरकार और केंद्र के इस वार पलटवार के बीच एक सच्चाई ये भी है कि कोरोना वायरस ने सबसे बड़ी चोट महाराष्ट्र पर की है। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 50,000 के पार जा चुकी है और इस बीमारी से 1600 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बीच प्रवासी मजदूरों के पलायन और घर वापसी के मुद्दे को लेकर भी सरकार सवालों के घेरे में। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समाचार।
अगर किसी राज्य को यूपी से मजदूर चाहिए तो इसके लिए पहले उसे उत्तर प्रदेश सरकार से इजाज़त लेनी होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि सीएम योगी भी इस बात का भी ध्यान रख लें कि प्रवासियों को अब महाराष्ट्र आने से पहले इजाज़त लेनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से पुलिस स्टेशन में प्रवासी मजदूरों का फोटो सहित रिकॉर्ड बनाने की भी मांग की। तो अब मजदूरों के आवागमन और उनके तमाम चीज़ों को लेकर के जिस तरीके से राजनीति हो रही है, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं एक नागरिक को कि वो अपनी मर्जी से इस देश की सीमा के भीतर कहीं भी आ जा सकेगा, जाहिर सी बात है कि ये तमाम चीज़ों के बीच ये सब बातें भी आड़े आएंगी। लेकिन आने वाले दिनों में सरकारें क्या तय करती हैं और उसका जो है कानूनी रिपरकशन क्या निकलता है, ये तो कानून विधि बताएंगे, अदालतें ही बताएंगी जब ये बात आगे जाएगी। लेकिन आज इस तमाम मसले पर जिस तरीके से बस के बाद अब रेल पॉलिटिक्स शुरू हो गई है और जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा हो रही है, उसके बावजूद भी लिस्ट नहीं मिली, ट्रेन नहीं मिल पा रही है, इस पर अगर कोई राज्य सरकार अटकी हो और कोई केंद्र सरकार इसके लिए राज्य सरकार को दोषी ठहरा रहा हो, राज्य सरकार केंद्र को दोषी ठहरा रही हो, ऐसे में सफ़र सिर्फ मजदूर कर रहा है और मजदूरों की हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि उनके खाने पीने रहने और उनकी मानसिक हालत का जिम्मा लेने वाला फिलहाल कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल जी, शिवसेना और मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, कांग्रेस प्रवक्ता सुनील अहिर, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव और थोड़ी देर बाद सीनियर फिजिशियन डॉक्टर यूसी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं हमारे संवाददाता राहुल अस्थाना के पास जो मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, ये बताएं कि जिस तरीके से मुंबई में ट्रेन पॉलिटिक्स चालू हो गई है और कल रात भर पीयूष गोयल ट्वीट करते रहे और महाराष्ट्र सरकार से मजदूरों की सूची मांगते रहे ताकि श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा सकें, ऐसे में संजय राउत ने लिस्ट भेजी और कहा कि लिस्ट भेजी जा चुकी है। लेकिन रेल मंत्रालय का कहना है कि लिस्ट जिस तरीके से भेजी गई है उसमें कई खामियां हैं और लिस्ट को सही तरीके से करने के लिए और उसके मुताबिक रूट डिसाइड करने के लिए, ट्रेनों को ऑर्गेनाइज करने के लिए टाइम लगता है। केवल लिस्ट भेज देने मात्र से काम या जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। ऐसे में आपके पास क्या जानकारी है कि कितनी संख्या में अभी भी मजदूर वहाँ महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर, मुंबई में, ठाणे में, पुणे में, औरंगाबाद में, ये जो मेजर हब्स हैं महाराष्ट्र में, कितने मजदूर फंसे हुए हैं, कितने ट्रेनों की मांग महाराष्ट्र सरकार कर रही है और ट्रेनों के साथ साथ जो मजदूर फंसे हुए हैं उनके खाने पीने और दवा का इंतज़ाम किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और राज्य सरकार कर रही है, इसके बारे में हमें ग्राउंड रिपोर्ट दें। सर, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे कि आपने ठीक कहा कि मुंबई और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे हालात जो है वो बहुत अच्छे नहीं है। हालात बद से बदतर रोजाना होते जा रहे हैं। कुछ ही दिन पहले हम ये रिपोर्ट कर रहे थे कि 50 से 100 के करीब केसेस बढ़ रहे हैं रोज कोरोना पॉजिटिव के, लेकिन अब हजारों की संख्या में रोज 1000 का आंकड़ा जो है बहुत ही आसानी से पार हो रहा है। ये बहुत चिंता की बात है। अगर हम माइग्रेंट वर्कर्स की हम बात करें तो माइग्रेंट वर्कर्स की हालत भी कुछ बहुत अच्छी यहाँ पर नहीं है। अभी भी लाखों की संख्या में जो माइग्रेंट वर्कर्स है वो रोजाना हमें मुंबई के अलग अलग इलाकों में देखने को मिलते हैं। मुंबई की सड़कों की बात करें या मुंबई के जो 4 एग्जिट पॉइंट्स है, जो टोल नाके हैं, वहां की बात करें, आप जहां जाएंगे वहां पे आपको माइग्रेंट वर्कर्स की भीड़ नजर आएगी। बहुत सारी जगह ऐसे भी अनटूवर्ड इंसिडेंट हो रहे हैं। हाल ही में हमने देखा मुंबई के बाहर जो पालघर डिस्ट्रिक्ट है वहां के तहसीलदार ने लात मार के एक माइग्रेंट वर्कर के साथ बदतमीजी की। उस तहसीलदार को तुरंत सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने फोर्स लीव पे यानी कि छुट्टी पर भेज दिया। तो वही
दूसरी तरफ कुछ किस्से ऐसे भी आ रहे हैं कि मुंबई पुलिस बदतमीजी कर रही है माइग्रेंट वर्कर्स के साथ। तो ऐसे बहुत सारे दिल तोड़ने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं, जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो काम करने का जो तरीका है वो कितना बुरा है उसको एक्सपोज करता है। इसी के साथ देखिए, बड़ी ईमानदारी के साथ हमें इस बात को एडमिट करना पड़ेगा, जो कि विपक्ष भी कह रहा है कि उद्धव ठाकरे की अगर बात करें, वो भले ही बहुत ही कोमल स्वभाव के और बहुत सोबर नेचर के मुख्यमंत्री है, लेकिन वो पहली बार उन्हें इस प्रकार की एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट मिली है। आज तक उन्होंने किसी बतौर मंत्री के रूप में या किसी बड़ी पोस्ट पे काम नहीं किया, तो इस वजह से एक मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार ये उन्हें एक मौका मिला है काम करने का। तो जाहिर सी बात है, एक लैक ऑफ एक्सपीरियंस तो देखने को मिलेगा ही। मुंबई की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पे आज जिस तरीके से कई फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा मुंबई के एयरपोर्ट से, तो लोग ये कहने लगे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो है वो एक कंफ्यूज्ड सीएम है। ठीक है, तो इस तरीके के ट्रोलिंग की जा रही है उद्धव ठाकरे को लेकर, लेकिन हमें यह मानना पड़ेगा कि उन्हें बहुत एक्सपीरियंस नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन का, कामकाज करने का, कैसे ब्यूरोक्रेट से अपना काम करा कर लेना है। तो इस वजह से उन्हें क्रिटिसाइज किया जा रहा है। यह भी विपक्ष कह रहा है कि वो ज्यादा निर्भर रहते हैं अपने ब्यूरोक्रेट्स पर, खुद फैसला लेने में डरते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अपने ब्यूरोक्रेट्स पर निर्भर रहते हैं उद्धव ठाकरे। तो ये जो है ये होना स्वाभाविक है। और कोरोना का जो संकट है, देखिए ये भारत के सामने पहली बार इस प्रकार का एक संकट आया है। राहुल, दूसरा सवाल आपसे ले रहा हूं। राहुल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? दूसरा सवाल आपसे ले रहा हूं। जिस तरीके से महाराष्ट्र में श्रमिकों का मामला हो या फिर वहां पर हॉस्पिटल्स में जो प्रॉपर अरेंजमेंट्स को लेकर मांग की जा रही हो, या जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव केस महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से मौतें वहां ज्यादा हो रही हैं, ऐसे में पूरा महाराष्ट्र या खास तौर से मुंबई शहर के लोग डरे हुए हैं। और कांग्रेस पार्टी, चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व से बात कर रही है। ऐसा सूत्रों के हवाले से सोशल मीडिया पर खबरें आ रही हैं कि संजय निरुपम, पृथ्वीराज चौहान और मिलिंद देवड़ा ने अपने शीर्ष नेतृत्व से बात की है कि सिर्फ महाराष्ट्र को लेकर के कांग्रेस पार्टी की छवि बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, ऐसे में उन्हें कोई निर्णय लेना चाहिए। इस बारे में कोई आपको खबर कुछ बताना चाहेंगे? जी सर, सबसे पहले मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ ले जाने की कोशिश करूंगा कि आपने देखा होगा कि कुछ एक हफ्ते पहले सुब्रमण्यम स्वामी की अगर बात करें तो उन्होंने ट्वीट करके ये कहा था कि महाराष्ट्र का जो सोल्यूशन है, ये जो पेंडेमिक की सिचुएशन मुंबई और महाराष्ट्र में बनी है, उसका अगर सोल्यूशन है यानी कि वे आउट है, तो वे आउट सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट रूल है। तो इस प्रकार की उन्होंने बात की थी। और आज हमने देखा कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की, जैसे आपने भी कहा कि छवि जो है वो पूरे देश और पूरी दुनिया में खराब हो रही है मुंबई और महाराष्ट्र की, तो उस छवि को बचाने के लिए, उसे सुरक्षित रखने के लिए आज शरद पवार जो है वो महाराष्ट्र के गवर्नर से जाकर मिले थे, कोश्यारी जी से। और उन्होंने, हालांकि शरद पवार ने इस बात को एडमिट नहीं किया है, लेकिन हमारे सोर्सेज ने हमें यह बताया कि शरद पवार ने एडी चोटी का दम लगा दिया गवर्नर को कन्विंस करने के लिए कि महाराष्ट्र सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। क्योंकि हमें यह याद रखना होगा कि केंद्र को जो भी रिपोर्टिंग महाराष्ट्र की होती है, वो जाहिर सी बात है, जो रूल्स है वो गवर्नर ही रिपोर्टिंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्र में के पास जो है एक सही रिपोर्ट जाए, इस वजह से शरद पवार आज गए थे अचानक से गवर्नर से मिलने, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि लगातार विपक्ष। राहुल, आप हमारे साथ जुड़े रहे, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। सीधे चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल जी के पास। सुधांशु जी, जिस तरीके से बस के बाद अब राजनीति ट्रेन पर शिफ्ट हो गई है, इधर पीयूष गोयल जी कह रहे हैं कि उनके अधिकारी रात भर जगे रहे, जिस तरीके से 3045 ट्रेनें, स्पेशल श्रमिक ट्रेनें अभी तक चलाई जा चुकी हैं पूरे देश भर में, ऐसी स्थिति में वो 126 या 141 कुछ ऐसी ट्रेनों के साथ तैयार थे, लेकिन सूची नहीं आई, और सूची आई भी तो जाहिर सी बात है कि प्रॉपर तरीके से नहीं आई। ये सारा कन्फ्यूजन आपकी नज़र में क्या है? एक तरफ शिवसेना कह रही है कि हमने सूची दे दी, ट्रेन नहीं दी जा रही है, दूसरी तरफ पीयूष गोयल जी कह रहे हैं कि हम ट्रेन लेके तैयार हैं, हमारे पास सूची समय पे नहीं आ रही है। तो ये ट्रेन और सूची का पूरा कन्फ्यूजन क्या है? उपेंद्र जी, आप तो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और आप प्रशासनिक व्यवस्था को समझते भी हैं। बिल्कुल। मैं सिर्फ आपका एक चीज की तरफ ध्यान आकर्षण करवाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सेंसस के हिसाब से 22 करोड़ थी, अब जो भी होगी, और महाराष्ट्र की 11 करोड़ थी। तो महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या यूपी से आधी है। जी। आज महाराष्ट्र में 50,000 केस हो चुके हैं।
यूपी में 6,500 केस है। कहीं ना कहीं ये आंकड़े कुछ बयान भी करते हैं। ये आंकड़े ये बयान करते हैं कि इस लड़ाई के अंदर कितनी गंभीरता से और कितनी कुशलपूर्वकता से इस लड़ाई को कहाँ लड़ा जा रहा है। सारी अगर मजदूर का जो जिसका दर्द सबसे ज़्यादा आप ही ने अभिव्यक्त करा, मतलब मैं आपको उसके लिए भी बधाई देना चाहता हूँ कि प्रवासी मजदूरों का दर्द आपने सबसे ज़्यादा व्यक्त करा। और ये कहाँ से सबसे ज़्यादा निकले? महाराष्ट्र से निकले। सबसे ज़्यादा अव्यवस्था कहाँ हो रही है? महाराष्ट्र में हो रही है। और उसके बाद महाराष्ट्र जो है ट्रेनों को लेके राजनीति करे, मुझे लगा कि कहीं अच्छा नहीं है। इस समय मिलजुल के देखिए, केंद्र तो हर राज्य को हर वो सुविधा उपलब्ध कराने को तैयार है जो उसकी क्षमता के अंदर है और जिससे लोगों को मदद मिल सके। अच्छा, केंद्र इस समय भारतीय लोगों को देख रहा है। वो एक बहुत सुधांशु जी, देखिए आप भी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और बहुत शीलवान व्यक्ति हैं। आप भी इस बात को समझते हैं कि देश के रेल मंत्री पीयूष गोयल जी, जिनका संबंध स्वयं महाराष्ट्र से है, वो स्वयं वहाँ पर जो है कारमाइकल रोड पर वहाँ रहते हैं, हैदराबाद स्टेट के बगल में, वो रात में ट्वीट पर अपना संदेश दे रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इतने जिम्मेदार मंत्री हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से फ़ोन उठाते और बात कर लेते, या यूं कहें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी फ़ोन उठा के बात कर लेना चाहिए था? आपको नहीं लगता कि इतने शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोगों में कम्युनिकेशन गैप हो तो इससे जनता का ही नुकसान होगा? ना, बिल्कुल। लेकिन उपेंद्र जी, अभी तक आप पीयूष गोयल के आचरण को देखिए, पिछले 60 दिन के आचरण को। नहीं, उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है। उन्होंने बेहतर काम किया है। महाराष्ट्र सरकार में एक धड़ा जो है एनसीपी का है। प्रफुल्ल पटेल ने ट्वीट किया है कि भाई रेल मंत्रालय पे सवाल नहीं उठना चाहिए। जाहिर सी बात है कि उन्हीं के एक एलआई ने ये बात कही है कि रेल मंत्रालय पर सवाल उठाना गलत है, रेल मंत्रालय बहुत अच्छा काम कर रहा है। जी, मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये क्यों कहना पड़ा? क्योंकि कुछ कारणों से जो वहां की प्रशासनिक व्यवस्था में शिवसेना जिस तरह का अपनी विफलताओं को से ध्यान हटाने के लिए जो राजनीति कर रही है और जिस तरह वो दोषारोपण करने की कोशिश करी थी पीयूष पे, पीयूष ने मजबूरी में करा है। पीयूष जी ने, उन्होंने मजबूरी में ये सत्य जो है सबके सामने उजागर करने पड़े, क्योंकि महाराष्ट्र में जो दुष्प्रचार चल रहा था, प्रशासनिक अव्यवस्था शिवसेना की सरकार करे और दोषारोपण पीयूष गोयल पे करे या केंद्र पे करे, ये तो उचित नहीं है। और जैसा मैंने आपको कहा, आप सिर्फ आंकड़े देखिए। दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा 50,000 आपके यहाँ केस है, आधी जनसंख्या है। कभी आप यूपी के मुख्यमंत्री को तानाशाह कह रहे हैं, कभी नादिर शाह कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। जो ये हो रहा है, ये सारा माहौल क्या है? इस माहौल में क्योंकि शिवसेना राजनीति करने की कोशिश कर रही थी, तो सरकार, पीयूष ने क्या करा? पीयूष ने तो सत्य का सामने उजागर करा। उसने कहा आपने मांगी, हमने तो इतनी ट्रेनें तैयार कर रखी है, आपकी तैयारी नहीं है। तो मुझे क्या कहना है, मैं अभी भी सबसे निवेदन करना चाहता हूं, शिवसेना जो है इस समय तन्मयता से लोगों की सेवा में लगे, समस्याएं जो है उनका समाधान करे। इस समय देश को एकजुट होने की जरूरत है। इस समय ये राजनीति की जरूरत नहीं है। कभी आप योगी जी को टारगेट पे लाएं, कभी आप पीयूष को टारगेट पे लाएं, कभी केंद्र सरकार को टारगेट पे लाएं, ये अच्छा नहीं है। हम सबको मिलजुल के काम करना है, क्योंकि अभी इस समय जो कष्ट में है वो हिंदुस्तानी है, वो किसी राज्य का निवासी नहीं है। वो सिर्फ हिंदुस्तानी, और हर सरकार का और हर राज्य का एक फर्ज है कि हर हिंदुस्तानी की इस समय जितनी मदद हो सके क्षमता अनुसार करनी है हम लोगों को। तो बिल्कुल। राजनीति सुधांशु जी, सीधे चलते हैं शिवसेना की ओर से। आज मुंबई की मेयर भी हैं किशोरी पेडनेकर जी। किशोरी जी, आपको नहीं लगता कि मुंबई में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आपने समय निकाला। मेरा सवाल है कि आपको नहीं लगता कि मुंबई में सब कुछ और महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्योंकि सबसे ज़्यादा मजदूरों की बदहाली अगर देखने को मिली तो महाराष्ट्र से ही देखने को मिली, और दुर्भाग्यपूर्ण घटना वहाँ महाराष्ट्र में हुई कि 16 मजदूर रेलवे ट्रैक पर कट कर मर गए, और दूसरी दुर्भाग्यपूर्ण घटना यूपी के औरैया जिले में हुई, जहाँ 24 मजदूर ट्रेन से ट्रक पर जा रहे थे,
दो वाहनों में टक्कर हुई, वहाँ मर गए। ऐसे में आपको नहीं लगता कि अगर मुख्यमंत्री चाहते तो अगर उनको ट्रेन की ज़रूरत थी, राज्य सरकार भेजना चाह रही थी, तो फ़ोन उठाते और पीयूष गोयल जी से बात कर लेते। दोनों लोग मुंबई के रहने वाले हैं, दोनों लोगों का पूरा जीवन मुंबई में बीता है। ऐसे में ट्विटर पे इस तरह की बातें करना और ट्विटर पे रिस्पांस करना, फिर उद्धव ठाकरे जी जो है योगी आदित्यनाथ जी को के उद्धव ठाकरे जी के सहयोगी संजय राउत जी सामना के संपादक भी हैं, वो उनको हिटलर कह दे रहे हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि बातचीत से मसले को हल करना चाहिए, ना कि एक दूसरे के ऊपर ट्विटर वार और शब्दों के विषैले बाण छोड़ने के बजाय एक दूसरे से फ़ोन उठाना चाहिए, बात करना चाहिए। और सवाल मजदूरों का है, जहां महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मजदूरों की फजियत हुई है, सबसे ज़्यादा उनकी बदहाली महाराष्ट्र में देखने को मिली है। तो आपको नहीं लगता कि महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ठीक करने की ज़रूरत है? उपेंद्र राय जी, आप पहला नमस्कार जी नमस्कार, स्वागत मैंने है। आपको देखा स्टार प्लस में आपने काम किया था, स्टार न्यूज में। बिल्कुल और बिल्कुल मैंने बहुत नजदीक से आपको देखा है मुंबई में काम करते समय। जी मैम। तो मुझे लगता है कि आपने तो मुंबई में तो बहुत ही अच्छा काम किया था स्टार न्यूज में, और अभी भी आप मुंबई का और महाराष्ट्र का हाल पूछ रहे हैं। और तो आपको यह भी मालूम है सर कि मुंबई में शिवसेना कैसे ढंग से कैसे अपने स्टाइल से काम करती है, लेकिन अभी आपने जो मुझे 16 लोग जो अपना ट्रेन के सोए थे प्लेटफॉर्म के ट्रैक में और वो हादसा हुआ, तो उस पूरा दिन हमारे जो मुख्यमंत्री है वो बहुत ही दुखी हो गए थे। और उसके बाद वो चर्चा होने के बाद भी जो लोग उनको वही हम कहते हैं कि आप जिधर है उधर शांति से रहो, क्योंकि हम लोगों ने जो अभी महानगर पालिका या महाराष्ट्र राज्य सरकार जो हर गली में हर घर में जिसको खाने की जरूरत है वो जरूरत पूरी करते हैं, हमारे नगर सेवक के माध्यम से, हमारे जो आमदार के माध्यम से या खासदार के माध्यम से। तो मुझे लगता है अभी उनको जब भी हमने कहा था और ध्यान दे रहे थे, तो भी कुछ लोग बहुत ही पैनिक हो गए, उनको घर में ही जाना है करके उन्होंने अपना कदम उठाया। लेकिन जिस रास्ते पे जा रहे थे उधर भी उनका पानी का, मेडिसिन का, खाने का, या मुंबई से ठाणा, ठाणा से भिवंडी, भिवंडी से ऐसे करके करते वो लोग को दे रहे थे जाने के लिए बसेस। तो ऐसा नहीं कि उनका ख्याल नहीं रखा। जब भी ट्रेन भी चालू हुई तो ट्रेन में जाने वाले लोग भी महाराष्ट्र राज्य सरकार का जय, उद्धव जी का जय। और जब भी वो गए अपने गांव नजदीक, या यूपी हो या बिहार हो या राजस्थान हो, उधर के लोग नहीं, उनको कुछ भी खाने का नहीं, पानी का नहीं। आपसे माध्यम से ही हमें ये सब मालूमात हो रही थी। तो मुझे लगता है महाराष्ट्र राज्य में जो जितने संगठित कामगार, असंगठित कामगार, उनका डाटा तो हमारे पास है और वो डाटे से हम काम कर रहे थे। उनका जो बिल्डर लॉबी में जो हमारे असंगठित कामगार थे उनके साथ भी, लॉबी के साथ भी मीटिंग हुई कि आपके जितने कामगार है उनका पगार तो देना ही है, और गांव जाना चाहते हैं तो उनका बंदोबस्त करो और उनका खाने का। तो मुझे लगता है महाराष्ट्र राज्य सरकार या मुंबई, हमने कभी भी किसी को छोड़ा नहीं है। पकड़ के हमारे जैसे बोलते हैं ना, माँ बाप पिताजी के जैसे ख्याल रखना चाहिए, उस हिसाब से ख्याल रख रहे थे। लेकिन कैसे लोग, जो बच्चे लोग थे, उनको लग रहा था कि नहीं मुझे जाना ही है गांव में, तो वो जा रहे थे। किशोरी जी, एक सवाल और निकलता है कि आपको नहीं लगता कि मजदूर जब परेशान हो गए और तमाम चैनलों ने उनकी बाइट, उनका इंटरव्यू दिखाया कि बहुत जगहों पर उनको खाने को नहीं मिल रहा था, उनका ठीक से ध्यान नहीं रखा जा रहा था, और कहीं ना कहीं
जब किसी के मन में असुरक्षा आ जाए, इनसिक्योरिटी आ जाए, तो वो ऐसा ही करता है जैसे महाराष्ट्र या अन्य जगहों पर मजदूरों ने किया। वो निकल पड़े पैदल ही जब उनको साधन नहीं मिला, और इस कारण उनके पैदल चलने के कारण, अगर आदमी का शरीर है कितना भी मजबूत हो, लेकिन 1000-2000 किलोमीटर अगर कोई पैदल चलेगा तो उसके पैरों में छाले होंगे। उसको धूप लगने से, मौसम की मार पड़ने से हो सकता है उसको फीवर आए, उसकी तबीयत खराब हो, और ऐसे में जब कोरोना जैसी महामारी फैली हो तो संक्रमण के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको नहीं लगता कि मजदूरों का विश्वास सरकार में बना रहे, इसके लिए सरकार को और बेहतर और आगे बढ़ के काम करना चाहिए था? कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे और सरकार के लेवल पे भी उस तरह से देखभाल नहीं हो सकी जिस तरीके की जरूरत थी। नहीं सर, मैं नहीं मानेगी, क्योंकि मैं खुद उसमें इन्वॉल्व होकर काम कर रही है, और मुझे लगता है ख्याल रखना, उनका दवा पानी का ख्याल रख रहे थे, खाने का ख्याल रख रहे थे। जो रास्ते पे है उनका ट्रेन भी है, जिधर जिधर हो सके उनको हम ले रहे थे, तो वो असुरक्षित नहीं थे, वो सुरक्षित थे। लेकिन उनकी मन की भाव कि अभी मुझे गांव में ही जाना है, जो बोलते हैं ना कि एक बार ठान ली मन ने तो किसी का नहीं सुनते, वैसा उनका हालत हो गया। लेकिन हमने उनको असुरक्षित नहीं किया, हमने उनको सुरक्षित ही रखे थे, खाना पीने का बंदोबस्त कर रहे थे। लेकिन उनको ये भी लग रहा था हर दिन चावल और दाल क्यों खाने का, हर दिन हम खिचड़ी क्यों खाए। उसमें भी हम लोगों ने अलग चेंज भी किया, सुबह का पूरी भाजी, चपाती भाजी, और रात को चावल और दाल, खिचड़ी या पुलाव जैसा। पूछिए इनसे ना, लेकिन क्या जवाब है? उन्होंने 55,000 कोरोना के अकेले महाराष्ट्र के अंदर जो है किशोरी जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सीधे चलते हैं सुनील लहिर जी के पास। सुनील जी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र सरकार में अलायंस पार्टनर है, और कहीं ना कहीं पृथ्वीराज चौहान जी की एक बाइट लगातार ट्रेंड करती रही, बाद में ये बयान आया कि वो उनकी बाइट नहीं, एकनाथ शिंदे जी की आवाज़ है, और जिस तरीके से आज सोशल मीडिया में तमाम जगहों पर चर्चाएं चल रही हैं कि संजय निरुपम, मिलिंद देवड़ा और पृथ्वीराज चौहान ने शीर्ष नेतृत्व से बात करके ये कहा है कि महाराष्ट्र के कारण हमारे इमेज पर बात आ रही है, हमारी बहुत किरकिरी हो रही है नेशनल मीडिया में, हमें कुछ ठोस निर्णय लेना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आप लोग बहुत खुश नहीं हैं जिस तरीके से मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं या उनका एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री के ऊपर सब लोग खुश हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहली बात तो लगभग कल तक का जो आंकड़ा है, हमने 7 लाख लोगों को ट्रेन से भेजा, और उसके जो टिकट है, पहले तो पूरा लॉकडाउन था, आप जानते हैं, बिल्कुल ही कुछ न बसें चल रही थी न ट्रेनें चल रही थी। लॉकडाउन 3 तक मोदी जी ने पूरी कमान अपने हाथ में संभाली। जब 500 केसेस थे, उन्होंने अपने हाथ में कमान संभाली थी, और जब 1000 केस थे तो वो बहुत अपनी जो है वाहवाही कर रहे थे कि बाहर के लोगों में ज्यादा केसेस है, हमारे पास केसेस कम है इंडिया में। लेकिन जब वो आंकड़ा बढ़ गया, 1 लाख को पहुंचा, और लोग जो है 7 दिनों से घर पे पड़े रहे थे, जो छोटे छोटे घर में रहते, संभालना मुश्किल हो गया। तब उन्होंने राज्यों के पास कम, अब राज्यों को बोला क्या शुरू कर दीजिए, आप शुरू कर दीजिए। तब जाकर ये मामला उठा कि बस पैसे जो है वो देगा, और ट्रेन के पैसे जो है वो बोला कि 85% ट्रेन हम दें, 15% जो ट्रेन राज्य सरकार दे, तो 85% पैसे आज तक आए हैं। उसके बाद हमने 85 करोड़ रुपए कल खर्चे किए, और लगभग 7 लाख लोगों को हमने वहां भेजा, और 80 ट्रेनों में भर कर। रोज उद्धव ठाकरे जी डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि 40 करोड़ से ज्यादा जो स्टैंडर्ड है यहाँ पर, लेकिन हमको मिल रही है 30 ट्रेनें, और तो 30 या 40 ट्रेनें मिल रही है। कल तक का जो आंकड़ा था 32,000 बार बस गिरी है, लगभग
75 लाख उसमें भी हमने भरे। पीसीआर सुनील अहिर जी का ऑडियो काफी डिस्टर्ब है, आप कृपया इसको ठीक करें। सीधे चलते हैं, मनोज यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज जी, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने ये निर्णय लिया है कि अब कोई भी राज्य हमारे राज्य से श्रमिकों को चाहेगा तो उसको उत्तर प्रदेश सरकार से इजाज़त लेनी होगी, और उन्होंने कहा है कि उनकी सोशल सिक्योरिटी की गारंटी सरकार कर रही है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि मामला थोड़ा सा उन्होंने उलझा दिया है? कहीं ना कहीं एक फंडामेंटल राइट भी है, वो मजदूर हो, चाहे हम हो, आप हो या कोई भी हो, उसको पूरी आज़ादी है देश में कहीं भी जाने की, घूमने की, करने की। लेकिन एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, एक डिसीजन से आपको नहीं लगता कि जो रोजगार का अवसर उन्हें सहज मिल सकता था कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी में फंसेगा? देखिए उपेंद्र जी, उत्तर प्रदेश को नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो मित्तल जी हमारे बीजेपी के बैठे इनके आका लोग हैं, वो चाहे यूपी के सीएम हो अथवा देश के पीएम हो। क्या जो मजदूर गया था तो योगी जी से परमिशन लेके गया था? तो योगी जी रोकने की बात कर रहे हैं। और राजनीति किस स्तर पे हो रही है? कोई कह रहा हम पूरी खिला रहे हैं, पाव भाजी खिला रहे हैं, कोई कह रहा मैं दाल चावल खिला रहा हूँ, कोई खिचड़ी खिला रहा है। क्या बातें कर रहा है? क्या दुर्गति हुई है मजदूरों की? कहते तो थे कि अगर मोदी नहीं होगा तो देश कैसे चलेगा, देश अगर मोदी नहीं रहेगा तो ये देश खत्म हो जाएगा। आज मोदी भी है, देश भी है, मजदूरों का क्या हाल है? क्या बीजेपी के लोगों को सुनाई नहीं पड़ता, दिखाई नहीं पड़ता? आज कोई नहीं कहता बीजेपी के लोग कि मोदी जी है तो देश को मजदूर 1500 किलोमीटर पैदल आता है। लोग पैदल चलते चलते अपनी जान दे रहे हैं, लोगों के पांव में छाले पड़े जा रहे हैं। क्या मित्तल जी को नहीं दिखाई पड़ते? क्या अखबार नहीं पढ़ते? टीवी चैनल्स नहीं देखते? योगी आदित्यनाथ जी को तो आंकड़े बताने का बड़ा शौक आया है। खैर पहले मंत्र पढ़ते थे, मुझे कोई गुरेज नहीं है उनके मंत्र पढ़ने से, लेकिन अच्छा किया जो अब आंकड़े बताना शुरू किए। पहले अपने अगल बगल किसी अच्छे गणित वाले को रख ले कि कितने % आ रहे हैं और वो कोरोना कितना ला रहे हैं, उत्तर प्रदेश के आंकड़े कितने हैं। बड़ा अच्छा साथ बोल तो मित्तल जी कह गए, महाराष्ट्र के आंकड़े, राजस्थान के आंकड़े, गुजरात का छोड़ दे रहे हैं। क्या गुजरात इंडिया से बाहर है क्या? आपको पता है गुजरात के आंकड़ों में जो मृत्यु दर है वो देश की सबसे ज्यादा होती जा रही है। 6 करोड़ की आबादी है और 15,000 से प्लस हो गए हैं आपके गुजरात के कोरोना के, और मरने वालों की संख्या 1000 पहुंच रही है। कहां गया? हम तमिलनाडु से कंपेरिजन करके देखिए उपेंद्र जी, आखिर तमिलनाडु में इससे ज्यादा है गुजरात से ज्यादा, और वहां मरने वालों की संख्या अभी सैकड़ा भी नहीं पार कर पाई है। क्या मित्तल जी को दिखाई तो नहीं पड़ता? राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति बीजेपी कर रही है, और वो भी गंदी राजनीति, क्योंकि ये देश के इतिहास की महामारी, सबसे बड़ी महामारी विश्व की है ये। वो निश्चित तौर पे लोगों की जान जा रही है, पूरा विश्व रुका पड़ा है, लेकिन भारत में सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही। अरे कहते थे बीजेपी के लोग जमाती लेके आए हैं कोरोना, कहां थे 1 महीने तक? जमाती जमाती चिल्लाते रहे। बताइए महाराष्ट्र में आंकड़े क्यों ज्यादा है? बताइए गुजरात में आंकड़े क्यों ज्यादा है? अरे मिस्टर मित्तल और बीजेपी के नेता सुन ले, सबसे ज्यादा हवाई यात्राएं इन्हीं प्रदेशों से होती हैं। और जो कह रहे हैं योगी जी ना, योगी जी से पूछ लो, विदेश जाने वालों की संख्या इतनी नहीं है जितना बताते चले जा रहे हैं, बताते चले जा रहे हैं। फिर भी मनोज जी, धन्यवाद दूंगा केरल का, मैं धन्यवाद दूंगा तमिलनाडु का। उन लोगों के यहाँ से भी विदेश यात्राएं बहुत होती हैं, लेकिन उन लोगों ने अभी कंट्रोल कर रखा है। लेकिन ये अरे सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले, जिसमें 72,000 छेद है। मनोज जी, तमिलनाडु में भी मेरे पास डेटा रखा हुआ है, 17,082 मामले हैं, और ये बात जरूर है कि वहां मरने वालों की संख्या 119 है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन केसेज तमिलनाडु में भी महाराष्ट्र के बाद नंबर 2 पर है तमिलनाडु। दूसरी बात एक छोटा सवाल और आपका बहुत क्विक रिएक्शन जानना चाहूंगा। योगी आदित्यनाथ ने सबसे ज्यादा इनिशिएटिव लिया है, 24 लाख मजदूरों को बुलाने का काम किया है, 500 से ज्यादा ट्रेनें चलवाई हैं, हजारों की तादाद में बसें चलवाई हैं, और कोटा से छात्रों को बुलाने की दिशा में सबसे पहले पहल उन्होंने किया। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, विश्व में 7वां नंबर रखता है देशों के मामले में। अगर जनसंख्या की बात कर लें, क्षेत्रफल की बात कर लें, तो अब आपके जनता के लोगों ने आपको विधायक भी तो दिए हैं। 325 विधायक लेने के लिए तो आपको जनता नहीं दी है, तो जनता की जो तकलीफें उनको कौन देखेगा?
क्या आप उम्मीद करते हैं समाजवादी पार्टी देखे या कांग्रेस जो यहाँ विपक्ष में देखे या बसपा देखे? करना तो योगी जी को ही पड़ेगा, और योगी जी प्रदेश पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। उल्टे जिस तरह उत्तर प्रदेश में मजदूरों की दुर्गति हो रही है, आजकल खबर क्या है, रास्ते में ट्रेन की चेन पुलिंग हो गई और पता चला उतर के लोग चले गए, भाग गए। योगी जी का प्रशासन क्या कर रहा है? किस तरीके से गांव में कोरोना फैल रहा है? क्या योगी जी की व्यवस्था है? लोगों को खाने के पास नहीं है। लोगों के आंकड़े नहीं, मैं आपको बताऊं, बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट लखनऊ से सटा है, वहां के डीएम को 250-300 कोरोना मरीजों के आंकड़े पता चल गए मीटिंग में, लेकिन उन्होंने क्या किया? इन आंकड़ों को छुपाए रखा 2-3 दिन तक। जब सोशल मीडिया पे और तमाम सारे लोगों में चर्चाएं हुई, तब भी अभी तक आंकड़े नहीं आए। यही काम तो किया किसी ने, तो उसको आपने उसके खिलाफ एफआईआर करा दी। वो फिर चाहे कोई जमाती हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई इस देश का नागरिक हो, उसके खिलाफ एफआईआर हो गया, उसके खिलाफ आपने देशद्रोह का केस लगा दिया। क्या बाराबंकी डीएम के खिलाफ नहीं लगना चाहिए केस? लेकिन ये चुप है, अपनी खराबियां, अपनी बुराइयां नहीं बता सकते। मनोज जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सीधे सुधांशु जी के पास चलते हैं। सुधांशु जी, आप सुन रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बहुत चैलेंजिंग नोट पर भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको भी संबोधित करते उन्होंने बात किया। मोटे मोटे जो 2-4 मुद्दे उन्होंने उठाए आपने स्वयं सुना होगा, आपका क्या कहना है? उपेंद्र जी, मुझे लगता था कि शालीनता भाषा की अगर रहती तो अच्छा रहता, लेकिन सापा के प्रवक्ता से या सापा के लोगों से शालीनता की उम्मीद करना, शायद मैं ही अपनी आकांक्षाओं को कहीं ज्यादा सीमा तक लेके जा रहा हूँ। मैं कुतर्क की अगर कोई पराकाष्ठा देख रहा हूँ तो मनोज जी बात कर रहे थे, मैं बीच में नहीं बोलता, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ। मुझे लगता है मुझे मेरी बात करने का हक है, और आप में हिम्मत है तो मेरी बात सुन लीजिए। सुधांशु जी वरिष्ठ नेता, इनकी बात सुन लिया जाए। मेरी बात सुनिए। आप उपेंद्र जी कल्पना करिए, देश का सबसे बड़ा राज्य, 22 करोड़ की जनता वो, और वहां पे सबसे ज्यादा अच्छा प्रबंधन, कि वहां पे सिर्फ आज तक 6000 के केस हुए, और उसके बाद जो है किन किन चीजों से क्या क्या तुलनाएं हो रही हैं। आपको कुतर्कों की पराकाष्ठा नहीं लगती? मुझे तो लगता था कि ऐसे में भी अपने प्रदेश का गौरव जो है वहां की राजनीतिक पार्टियों को रखना चाहिए, कि अगर उनके प्रदेश में अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था से कोरोना को फैलने से रोका गया, वहां पे इतनी जनसंख्या होने के बावजूद इतना कम प्रभाव कोरोना का पड़ा, तो उस पे आप में गुस्सा होना चाहिए या आपको संतुष्टि होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जनता को इस महामारी का प्रभाव सबसे कम पड़ा है। कैसे आप तो सुधांशु जी, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम तुरंत वापस लौटेंगे और सीधे जुड़ेंगे डॉक्टर यूसी शर्मा जी से, और जानेंगे कि जब लॉकडाउन को लिफ्ट किया जा रहा है, ऐसे में जब केसेज 1,40,000 के पार पहुंच रहे हैं, तो मेडिकल एक्सपर्ट के नजरिए से लॉकडाउन को लिफ्ट करना कितना फायदेमंद रहेगा, और आने वाले दिनों में क्या कुछ असर रहेगा इन तमाम इशूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर यूसी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनके पास आएंगे, लेकिन उससे ठीक पहले एक रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे कि 2 महीने के इस संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान क्या कुछ होता रहा। ठीक 2 महीने पहले 25 मार्च से लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी। लॉकडाउन का मकसद कोरोना वायरस के संक्रमण चक्र को तोड़ना था, लेकिन 60 दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या 635 से बढ़कर 1,40,000 को भी क्रॉस कर गई। 24 मार्च की रात जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार लॉकडाउन की घोषणा की थी, तब लोगों को इसका अंदाजा शायद ही रहा होगा कि ये 2 महीने बाद भी खत्म नहीं होगा। देखिए रिपोर्ट। महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था। आज कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है, उसमें
21 दिन लगने वाले हैं। हमारा प्रयास है इसे 21 दिन में जीत लिया जाए। 24 मार्च की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार लॉकडाउन की घोषणा की थी, तब लोगों को इस बात का अंदाजा शायद ही रहा होगा कि 2 महीने बाद भी लॉकडाउन खत्म नहीं होगा। देश में लॉकडाउन लागू हुए 60 दिन बीत चुके हैं और फिलहाल चौथा चरण चल रहा है। लॉकडाउन के पहले और दूसरे चरण काफी सख्ती वाले रहे, लेकिन तीसरे और चौथे चरण में उद्योग, कारोबार और आम जनता के लिए कई रियायतें दी गई। देश में लॉकडाउन का असर ये हुआ कि कोरोना संक्रमण को लेकर जो अनुमान लगाया था, हम उससे कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में खड़े हैं। हालांकि कोरोना के पॉजिटिव केस 1.25 लाख से अधिक हो चुके हैं, लेकिन हमारी रिकवरी रेट दूसरे देशों की तुलना में काफी अच्छी है। लॉकडाउन के बीच बस और ट्रेन सेवा शुरू होने के बाद अब घरेलू उड़ान सेवा भी शुरू हो गई है। करीब 2 महीने बाद सोमवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सुबह 4:45 पर पुणे के लिए सबसे पहली यात्री फ्लाइट रवाना हुई। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल को छोड़कर देश भर में देर रात से ही एयरपोर्ट पर यात्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ कुल 5 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठकें की। पहली बैठक 20 मार्च को, दूसरी 2 अप्रैल को, तीसरी 11 अप्रैल को, चौथी 27 अप्रैल को और 5वीं बैठक 11 मई को हुई थी। कोरोना को लेकर पीएम मोदी 3 बार राष्ट्र को संबोधित कर चुके हैं। उन्होंने पहली बार 24 मार्च को, फिर 14 अप्रैल को और तीसरी बार 12 मई को राष्ट्र को संबोधित किया था। 24 मार्च को उन्होंने पहली बार 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की थी। इसके बाद 14 अप्रैल को लॉकडाउन को बढ़ाकर 3 मई तक करने का ऐलान किया था। 12 मई को पीएम ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कोरोना संकट से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। पिछले 2 महीने में कोरोना मरीजों की संख्या में 635 से बढ़कर 1.25 लाख से भी ज्यादा हो गई है। 25 मार्च को लॉकडाउन 1 के पहले दिन देश में कोरोना के कुल मरीज 635 थे। 15 अप्रैल को लॉकडाउन 2 शुरू होने पर यह संख्या बढ़कर 11,439 हो गई थी। 4 मई को लॉकडाउन 3 की घोषणा के वक्त मरीजों की संख्या 42,533 हो गई। 18 मई को लॉकडाउन 4 के आने तक ये संख्या 96,169 हो गई थी। हालांकि सुकून की बात ये भी है कि फरवरी में कोरोना वायरस की जांच के लिए देश में सिर्फ 1 लैब थी, लेकिन आज 599 लैब मौजूद है। अब देश में कोरोना जांच की क्षमता 1.5 लाख टेस्ट प्रतिदिन हो गई है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। भारत में इस वक्त कोविड के डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर की संख्या 2065 है। इसमें भी करीब 1.77 लाख बेड है। साथ ही पिछले 2 महीने में 7,063 कोविड केयर सेंटर विकसित किए गए हैं, जहां 6.5 लाख बेड उपलब्ध है। इस बीच सरकार ने दावा किया है कि लॉकडाउन ने कोरोना महामारी पर ब्रेक लगाने में कामयाबी हासिल की है। अगर लॉकडाउन नहीं लगाया गया होता तो अब तक देश में कोरोना के 20 लाख मरीज होते और इस बीमारी से करीब 55,000 लोग जान गंवा चुके थे। लॉकडाउन में वैसे तो हर तबका आर्थिक संकट से घिर गया, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल मजदूरों को हुई। 2 महीने बाद भी प्रवासी कामगारों का पलायन जारी है। एक अनुमान के मुताबिक अब तक करीब 75 लाख मजदूर अपने घर लौट चुके हैं। स्पेशल ट्रेन चलने के बावजूद अब भी सैकड़ों मजदूर सड़क के रास्ते पैदल अपने घरों को लौट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा। तो जिस तरीके से अब लॉकडाउन को समाप्त किया जा रहा है और तमाम जगहों पर इसका असर दिखने भी लगा है। दिल्ली में लगभग केजरीवाल सरकार ने बाज़ारों को
और ट्रैफिक को और लोगों की आवाजाही को पूरी तरीके से खोल दिया है। आज सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि घरेलू उड़ान सेवा भी देश में शुरू हो गई। हालांकि फ़्लाइटों की संख्या कम रखी गई, लेकिन देश के रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज ये बताया कि 3045 ट्रेनों से लोगों को भेजा जा चुका है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं और आज भी करीब 41 ट्रेनें महाराष्ट्र से श्रमिकों को लेकर निकली हैं। सीधे चलते हैं डॉक्टर यूसी शर्मा जी के पास और उनसे सवाल ले रहा हूं। सर, ये बताएं कि जब 600 कुछ केस थे तब देश में संपूर्ण लॉकडाउन किया गया और आज 1,41,042 केस एक्टिव हैं, जिसमें से 78,342 केस एक्टिव हैं और 58,641 लोग रिकवर कर चुके हैं, ठीक हो चुके हैं और 4,050 लोग रात्रि 8 बजे तक, जब ये प्रोग्राम शुरू किया था तब तक डेथ उनकी डिक्लेयर की जा चुकी है। ऐसे में जब लॉकडाउन लिफ्ट किया जा रहा है तो ये सवाल था कि ये संक्रमण फैलने न पाए, लेकिन पहला सवाल है कि आप क्या मानते हैं कि इसका स्प्रेड कम्प्लीटली कम्युनिटी लेवल पे हो चुका है और जिस तरीके से बस सेवा, रेल सेवा बहाल होने की तरफ तेज़ी से बढ़ रही हैं, इससे क्या संक्रमण और फैलेगा? और संक्रमण और फैलेगा तो जो लोग लाखों की तादाद में, जैसे एक डेटा के हिसाब से 24 लाख मजदूर तो सिर्फ उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं, तो ऐसे में जब संक्रमण बढ़ेगा तो हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी कम है। रिपीट करेंगे क्या क्वेश्चन को थोड़ा? मैं पहला सवाल कि क्या कम्युनिटी लेवल पे स्प्रेड पूरी तरह से हो चुका है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? दूसरा कि जब लॉकडाउन को लिफ्ट किया जा रहा है तो ऐसे में संक्रमण के तेजी से फैलने का खतरा भी बढ़ रहा है, क्योंकि 24 लाख मजदूर तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों से पहुंचे हैं, 3045 ट्रेनें चल चुकी हैं। तो जो अनुमान लगाया जा रहा था कि जो पीक लेवल होगा वो जून और जुलाई में होगा, तो क्या आप भी मानते हैं कि पीक लेवल अभी कोरोना का आना बाकी है और ऐसे में लॉकडाउन भी लिफ्ट किया जा रहा है? सामान्य ट्रांसपोर्ट, एयर सर्विस और ट्रेन सर्विस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इस सबको बहाल करने की दिशा में भी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो आप क्या पिक्चर देखते हैं ओवरऑल आने वाले दिनों में कोरोना के संक्रमण की? देखिए उपेंद्र जी, ऐसा है 635 से शुरू हुआ था केस का आना और अभी 1,40,000 के ऊपर केसेस हो गए हैं जी। तो ये ऐसा है, जो संख्या तो बहुत अधिक लग रहा है, लेकिन ये सोचिए कि 60 दिन में हमने इतना यहाँ तक पहुंचे हैं। अभी इस बीच में हमने जो कोरोना का जो कर्व है उसको फ्लैट किया उसको। अभी दूसरी बात क्या है कि पूरे देश में लॉकडाउन की अवधि में सभी का आवागमन बंद था। आज अभी पूरे लॉकडाउन लिफ्ट कर दिए गए हैं, इवन हवाई जहाज भी चालू कर दिया गया है, उसमें ट्रेन भी चल रही है। तो जो माइग्रेंट लेबर्स हैं ये बहुत ज्यादा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, अपने अपने नेटिव प्लेस को जा रहे हैं। तो ये जो अभी अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि हमने अभी टेस्टिंग पहले नहीं था, पहले एक लैब था आपका, फरवरी में आपका 599 लैब्स अभी हो गए। तो अभी हम पर डे करीब आप 1.5 लाख, 1 से 1.5 लाख के बीच में टेस्ट कर रहे हैं हम लोग उसमें। तो जितना अधिक टेस्टिंग होगा उतना ही अधिक केसेस हमको डिटेक्ट होंगे उसमें। ये आप मान के चलिए कि हम अभी कम्युनिटी स्प्रेड के लेवल पे चल रहे हैं हम लोग आगे। ऐसा है कि अभी हमको जो माइग्रेंट लेबर्स आ रहे हैं इनमें सभी को क्वारंटाइन करके रख रहे हैं, उसमें से टेस्ट कर रहे हैं। उसमें टेस्टिंग करने में जो लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनको फिर से 14 दिन का अलग से क्वारंटाइन करना पड़ेगा। तो अभी जो सर्ज आएगा, अभी मेरी जानकारी के अनुसार में 31 मई तक में ये ट्रेन चल रही है अभी है। इसके बाद में जहां पर जितने जो माइग्रेंट लेबर्स हैं वो जहां चले जाएंगे, वहां के बाद जो फिगर्स होगा उसके जो 14 दिन के बाद जो फिगर्स होगा वो स्टेबिलिटी आ जाएगी उसमें। तो हम अभी इसको कंसंट्रेट करें कि जितने भी हमारे केसेस आ रहे हैं, माइग्रेंट लेबर्स आ रहे हैं, उनके ऊपर हम ध्यान करें और सभी पेशेंट्स का करीब उसमें रैंडम सैंपलिंग लेकर के सैंपल उसका टेस्ट कराएं, उसमें RT-PCR से कराएं और जो पॉजिटिव निकले उसके पूरे ग्रुप ऑफ कॉन्टैक्ट को उसको टेस्ट कराया जाए। तो ये निश्चित रूप से ये केसेस बढ़े, लेकिन उसमें हम अपने को घबराने की हम लोग को जरूरत नहीं है। उसमें और ज्यादा जो प्रिवेंशन की आवश्यकता है उसमें, ये मेरा मानना है। और अभी स्प्रेड करेगा, अभी फिगर्स अभी और बढ़ेंगे।
लेकिन अभी आप देखें वर्ल्ड लेवल पे देखें तो हम लोग जो है उसमें उस हिसाब से हमारे यहाँ जो है केसेस उतने ज्यादा डेंजरस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी जो हमारा रिकवरी रेट है वो 40% है और 2.94 जो पेशेंट है उनको ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत है। 0.45% ही पेशेंट जो है यानी वो सिर्फ वेंटिलेटरी सपोर्ट के ऊपर में है। तो आप मान के चलिए कि हमारे यहाँ जो केसेस हैं उनमें थोड़ी सी उनकी जो बीमारी है उसकी तीव्रता थोड़ी कम है। अब ये कम्युनिटी लेवल पे निश्चित रूप से फैलेगा, गांव में आएंगे, गांव में एकदम वो अलग से रह नहीं सकते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा कि हार्ड इम्यूनिटी की तरफ हम लोग डेवलप कर रहे हैं, हम लोग हार्ड इम्यूनिटी की तरफ चले जा रहे हैं। हार्ड इम्यूनिटी का मतलब यही होता है कि जब एक समूह में बहुत सारे लोग जब इन्फेक्टेड हो जाएं तो उसके बाद में अपने आप शरीर में उनकी इम्यूनिटी आती है और वो दैट इज कॉल्ड हार्ड इम्यूनिटी है। तो आप इसको मान करके चलिए कि संख्याएं बढ़ेगी, लेकिन उसमें हमको कोई परेशानी नहीं समझना चाहिए, बल्कि और ज्यादा प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने की जरूरत है। जो अभी जो कहा जा रहा है कि कोरोना के साथ रहना होगा और आना पड़ेगा। एक सवाल मेरा और है आपसे कि जिस तरीके से आपने कुछ डेटा बताया जिसमें 2% जो केसेज हैं इंडिया में वो थोड़ा सीवियर हैं, बाकी जो हैं जाहिर सी बात है कि जो फ्लू के जो सिम्टम होते हैं उसी लेवल पे हैं। उससे आपने कहा भी कि घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोरोना की इतनी पब्लिसिटी हो गई है कि लोग लिटरली कांप रहे हैं कि कहीं सर्दी जुकाम फीवर आया तो मुझे कोरोना तो नहीं है। ऐसे में अगर कोई सिम्टम ऐसा दिखता है तो हमारे दर्शकों को आप बताएं कि वो कैसे टेस्ट करें, कैसे अपने मन को दिलासा दें, क्या करें कि भाई ये कोरोना नहीं है, सामान्य वायरल फीवर है, सर्दी जुकाम है, फ्लू है। देखिए, यदि कोरोना होगा तो सबसे पहले तो उसको एक ट्रैवल की हिस्ट्री होनी चाहिए या कांटेक्ट की हिस्ट्री होनी चाहिए। कहीं न कहीं से जो है वो केस आया हो, जैसे पहले स्टेज में हमारे विदेश से आए, फॉरेन से आया, उसके बाद में कुछ बीच में ऐसे ग्रुप वाले लोग हो गए जिनको एक साथ हुआ बीमारी हुई, जैसे तबलीगी वाले हुए, कुछ और भी ऐसे बहुत सारे लोग हुए जिनसे हुआ। अब इसके बाद में माइग्रेंट लेबर्स आ रहे हैं, तो जिनके कंटैक्ट में हम रहेंगे, यदि बीमार मरीज है उसके कंटैक्ट में जब तक नहीं आएगा कोई, तब तक उसको कोरोना नहीं होगा। चाहे वो इन्फेक्शन कहीं से भी आए, इन्फेक्टेड मरीज से ही आएगा, मैन टू मैन ट्रांसमिशन होगा इसका। ये फूड से, खाने पीने से, एनिमल से, किसी दूसरे सोर्स से नहीं है इसमें। दूसरी चीज, हमको यदि साधारण सर्दी है, जुकाम है, बुखार है तो उसमें डरने की जरूरत नहीं। यदि तेज बुखार होता है, उसके स्वाद में परिवर्तन आता है, सूंघने की शक्ति में कमी आ जाती है और बहुत ज्यादा बॉडी एक हो रहा है, उसको बहुत ज्यादा उनको खांसी हो रही है और डिस्निया हो रहा है, सांस लेने में उनको तकलीफ हो रही है, उनका ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है। जनरली एक ऑक्सीजन नापने का पल्स ऑक्सीमीटर होता है, यदि उसमें 95% या उसके ऊपर है तो नॉर्मल ऑक्सीजन है, यानी हमारे शरीर के ऑक्सीजन की जो सेचुरेशन है शरीर में नॉर्मल है। यदि उससे कम हो रहा है, ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो रहा है और उनको यदि फीवर बहुत ज्यादा है और खांसी है, बुखार तेज हो रहा है उनको और कंटैक्ट की हिस्ट्री लग रही है उनमें, तो उनको कोविड अस्पताल में जाकर के चेक कराना चाहिए। अन्यथा लोगों को इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है इसमें। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा उपेंद्र जी कि सावधानी रखना सबसे बड़ी जरूरी चीज है। उसमें यह देखा गया है कि अभी भी लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग नहीं कर रहे हैं। हमें अभी भी लॉकडाउन जरूर खोलना चाहिए, लेकिन उसको ऑड इवन के फार्मूले पर, या उसको एक तरफ की दुकान एक बार खोले, दूसरी तरफ की दुकान दूसरी बार खोले। और कुछ जरूरी चीजें हैं, जैसे हमने एक आपको मैं जानकारी देना चाह रहा हूं। डॉक्टर साहब, आपका ऑडियो हमें नहीं मिल रहा है, सीधे चलते हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जी के पास। मनोज जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं और साथ आपसे एक सवाल भी ले लेता हूं कि ऐसे में आप जब डॉक्टर साहब की बात सुन रहे हैं तो पॉलिटिकल विल भी एक चीज होती है और उसी विल से, उसी इच्छा शक्ति से किसी आपदा को, किसी कठिन समस्या को कंट्रोल किया जाता है। और देश के लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में वो इच्छा शक्ति काफी मजबूत है कि किसी समस्या का हल वो निकाल लेते हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा उपेंद्र जी कि हमारे प्रधानमंत्री जी इच्छा शक्ति के और अपने आत्मविश्वास से लबरेज है, इसमें किसी तरीके का कोई संशय नहीं है। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं, हमारे जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने बिल्कुल सही आंकड़े दिए और सही बातें कही। भविष्य में क्या करना है ये भी बताया, और कोरोना से पेशेंट बढ़ेंगे लेकिन जो मृत्यु का रेशियो वो कम रहेगा, क्योंकि भारत में मजदूरों की, आम जनमानस की इम्यूनिटी
पर अधिक है। इस बात से किसी को कोई गुरेज नहीं और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं। और झूठ क्या बोलते हैं? आपने अपनी रिपोर्ट में कहा, मोदी जी ने कहा महाभारत का युद्ध 18 दिन हुआ था, हम 21 दिन में कोरोना से विजय प्राप्त कर लेंगे। वैसे 21 दिन तो बात को बोले, पहले तो कहा था थाली बजा लो 1 दिन के कर्फ्यू के बाद, वैसे ही हम कोरोना मुक्त हो जाएंगे। मनोज जी, समय की सीमा काफी कम है, सीधे सुनील अहिर जी से रिएक्शन लेते हैं। सुनील जी, आपको नहीं लगता कि कोरोना की लड़ाई में प्रधानमंत्री को जितना आगे बढ़ के निर्णय लेना चाहिए था उससे कहीं और आगे बढ़ के उन्होंने निर्णय लिया, और देश की आर्थिक व्यवस्था जिस तरीके से चरमराई है उन्हें इस बात का ज्ञान था, ये कहते हुए उन्होंने निर्णय लिया। बहुत मन पक्का करना पड़ा होगा संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के लिए, क्योंकि अमेरिका में, ब्रिटेन में कहीं पे भी संपूर्ण लॉकडाउन नहीं हुआ, कहीं भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद नहीं हुआ, ट्यूब ट्रेनें, अंडरग्राउंड ट्रेनें बंद नहीं हुई, मार्जिनलाइज किया गया, लोगों को एडवाइजरी जारी की गई कि आप कम निकलें, कम बाहर निकलें। लेकिन ब्रिटेन में तो उल्टे हुआ, वहां बसों का किराया 0 कर दिया गया तो लोग और ज्यादा निकलने लगे। ऐसे में वहां पर हार्ड इम्यूनिटी की तरफ वो देश बढ़ चुका है। लेकिन अपने यहां 1 वर्ग किलोमीटर में आपको बता दें कि 428 लोग रहते हैं, जो दुनिया में हाईएस्ट है हमारा। तो संपूर्ण लॉकडाउन लगाने से बहुत हद तक इस बीमारी को कंट्रोल करने में मदद मिली है। क्या आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, मेरे प्रश्न का उत्तर आप ही ने दे दिया। प्रधानमंत्री जी की पॉलिसी के ऊपर मैं बोलता हूं। प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन लगाने से पहले 10-15 दिन पहले ही महाराष्ट्र ने लॉकडाउन लगा दिया था। वो लॉकडाउन इसलिए था क्योंकि थिएटर्स बंद कर दिए थे, मैरिजेस बंद कर दिए थे, जितने भी पब्लिक गैदरिंग्स थे, चाहे वो फेस्टिवल से, सारा बैन कर दिया था। प्रधानमंत्री जी को यह करना था कि लॉकडाउन बिल्कुल ब्रिटेन की तरह करते, सारा हिंदुस्तान लॉकडाउन करते, सिर्फ जो ट्रेनें थी जो दूर जाने वाली है। अब मुझे यहाँ से, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, मुझे अगर उत्तर प्रदेश जाना था तो मैं ट्रेन से चला जाता, बिहार जाना था तो ट्रेन से चला जाता। जो दूर जाने वाली थी, हाँ, अगर मैं बंबई का आदमी हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश या दिल्ली नहीं जाता, क्योंकि वहां सारा लॉकडाउन है। तो इससे क्या होगा? सुनील जी, समय की सीमा कम है, सीधे सुधांशु जी के पास चलते हैं। सुधांशु जी, जिस तरीके से विपक्ष हमलावर रहा है आत्मनिर्भर भारत पैकेज को लेकर के, मजदूरों के हालात को लेकर के, आप हमेशा ये बात कहते रहे हैं कि पैनिक हो जाता है। इसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया था कि जो जहां है वहां रहे, लेकिन हालात वैसे नहीं बन पाए। ऐसे में राज्य सरकारों की जिम्मेदारी थी कि मजदूरों के लिए कुछ व्यवस्था करे, क्योंकि संघीय ढांचे में राज्यों को भी भरपूर आधार मिले हुए हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि केंद्र की कोई भूमिका नहीं थी मजदूरों के हालात को देखने के लिए, सिर्फ राज्यों पे ही छोड़ देना ठीक था? केंद्र ने अपना कार्य करा, जितना खाद्य पदार्थ चाहिए था उसको उपलब्ध करवाया राज्यों को, लेकिन लास्ट माइल जिसको कहते हैं उसको वितरण का जो जिम्मा है वो हमेशा राज्यों पे रहता है। लेकिन मैं उस राजनीति में नहीं जाना चाहता। मैं बताना चाहता हूं कि केंद्र ने जो कदम उठाए वो बिल्कुल सामयिक थे, और अगर ये 60 दिन का लॉकआउट नहीं होता तो कल्पना करिए कि बाकी देशों में जिस तरह हुआ, अरे छोटे छोटे देशों की संख्या देखिए और वहां की जनसंख्या देखिए और वहां पे कितने केस है ये देखिए। हिंदुस्तान 130 करोड़ की जनता में आज 60 दिन के बाद जिस समय की एक पीक हो रहा, चलन की ओर जा रहे हैं, आज 1.5 लाख संक्रमण से ग्रस्त लोग हैं। तो कहीं जो है इस देश की इच्छा शक्ति जो है उसने अपना प्रभाव भी दिखाया है। अभी शब्द का इस्तेमाल हो रहा था, प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा 18 दिन की महाभारत की थी, हम 21 दिन में लड़ लेंगे। कोरोना के बारे में इस विश्व में किसी को ज्ञान है क्या? एक नई चीज जिसकी आज तक यही नहीं पता कि इसका इलाज क्या हो सकता है, इसको रोका कैसे जा सकता है। वहां पे विश्व भर जो है अलग अलग जो है एक्सपेरिमेंट कर रहा है। सुधांशु जी, समय की सीमा कम है। किशोरी जी मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर हैं। किशोरी जी, मुंबई महानगर पालिका पे भी काफी सवाल उठे हैं, यहां तक कि मुंबई म्यूनिसिपल कमिश्नर को हटाना पड़ा है। और जिस तरीके से हॉस्पिटल्स में अच्छे इंतजामात नहीं है, जो कॉल सेंटर में नंबर दिए गए हैं वो फोन नहीं उठते, लोगों को 14-14 घंटे बाद एडमिशन मिल रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, एक तो हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिलता है, इसका कारण अलग है। कोई भी पेशेंट सिम्टोमेटिक या नॉन सिम्टोमेटिक ओनली फॉर पॉजिटिव हो जाते हैं तो उनको लगता है एडमिट होना है। इसीलिए तो मुंबई में, ये महाराष्ट्र में CC1
जो क्वारंटाइन का टाइप किया गया है वो CC1, CC2 और CC3, लेकिन अभी भी हॉस्पिटल महानगर पालिका के जो हॉस्पिटल है वो तो फुल ही है, क्योंकि हमारे बहुत से हॉस्पिटल जनरल करके रखे, बहुत से हॉस्पिटल पूरा कोविड-19 करके रखे। तो कोविड-19 का पेशेंट का जो संख्या है वो ज़्यादा भारी मात्रा से, तो उनको तो एडमिट करना ही पड़ता है। लेकिन अभी भी हम लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल में 80% बेड लेने का उनसे बात की है। तो मुझे समय की सीमा काफी आगे जा चुकी है। सीधे हम डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, मुंबई में ऐसे हालात गड़बड़ क्यों हैं? आपको क्या लग रहा है? मुंबई के हालात के बारे में ब्रीफ में थोड़ा बताएं। उसका कारण ये है कि वहां पर बहुत कंजेस्टेड जगह में जो माइग्रेंट, मैं ये बताना चाहता हूं कि मुंबई में जो अधिकांश जो लोग रह रहे हैं, यहाँ पर जो लेबर्स हैं, जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, एकदम जो लोअर क्लास के लोग हैं, वो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड एरिया में रह रहे हैं। वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकता। दूसरी चीज, वो एक जगह कंजेस्टेड एरिया में रहने से उनको संक्रमण फैलने का ज्यादा डर है। तो हमको सबसे पहले जो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी जो लेबर्स लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, जो भी एक जगह से दूसरी जगह प्रवासी जा रहा है, उनको एकदम स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन में 14 दिन रहना जरूरी है। और जहां पर पॉजिटिव निकल गया, जिस ग्रुप में पॉजिटिव निकल गया, यदि एक भी 2 केस निकल गया एक ग्रुप में मान लीजिए, तो उसमें से उनको फिर से 14 दिन का क्वारंटीन करना जरूरी है उसमें। दूसरी चीज, ICMR को एक गाइडलाइंस बार बार चेंज नहीं करना चाहिए, उनको एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस उनको देना चाहिए उसमें, जिसमें एक सभी लोग यूनिवर्सल रूप से ऑल इंडिया में उसको फॉलो करें उसको। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जहां पर भी जो झुग्गी झोपड़ी है, बस्ती है, उनको वहां से जब तक हटा करके हम स्कूल ले लें, कॉलेज ले लें, छुट्टियां भी स्कूलों में, वहां पर उनको ले करके कुछ दिनों तक अलग रखें, उनको अलग आइसोलेशन में रखें, तभी इस समस्या से हम निजात जल्दी। मैं डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला। हम अपने जुड़े सभी मेहमानों का यहीं धन्यवाद कर रहे हैं। आप सभी ने हस्तक्षेप में भाग लेने के लिए समय निकाला, आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। सहारा न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से धन्यवाद करता हूं। आगे बढ़ते हैं। मोदी सरकार कोरोना से जंग के साथ ही कर्मचारियों के हितों का भी ध्यान रख रही है। केंद्र सरकार ने एक ऐसा ही फैसला किया है जिससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को राहत मिलेगी। दरअसल वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए जैसे ही संपूर्ण लॉकडाउन की शुरुआत हुई, वैसे ही सरकारी दफ्तर भी बंद हो गए। इस दौरान केंद्र सरकार ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी है। इनमें काफ़ी कर्मचारी ऐसे भी हैं जो आउटसोर्स पॉलिसी के तहत विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में काम करते हैं। इनको कहा गया था कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए वो भी दूसरे कर्मचारियों की तरह अपने घर से ही काम करते रहेंगे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि उन्हें लॉकडाउन पीरियड में वर्क फ्रॉम होम का वेतन मिलेगा या नहीं। ऐसे में कर्मचारी चिंतित थे। किसी तरह की स्पष्ट घोषणा नहीं होने से उन्हें न केवल वेतन मिलने का असमंजस बना हुआ था, बल्कि ये भी दुविधा थी कि वेतन भत्तों के आधार पर किसी तरह की कटौती तो नहीं हो जाएगी। अब वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को भी लॉकडाउन पीरियड के दौरान ऑन ड्यूटी माना जाएगा और स्थायी कर्मचारियों की तरह उन्हें भी वेतन मिलेगा। आपको बता दें कि 23 मार्च को जो गाइडलाइन जारी की गई थी, उसके तहत केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, संगठनों, वैधानिक और स्वायत्त शाखाओं को वर्क फ्रॉम होम के लिए अधिकृत किया गया था। इन विभागों में बड़ी तादाद में ऐसे भी कर्मचारी थे जो आउटसोर्स पॉलिसी के तहत काम कर रहे थे। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने ऐसे में सभी अस्थायी कर्मचारियों को आश्वस्त कर दिया है कि उन्हें लॉकडाउन पीरियड में ऑन ड्यूटी माना जाएगा। कोरोना काल की शुरुआत से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्मचारियों के हितों को लेकर संवेदनशील रहे हैं और उन्होंने सरकार के साथ निजी संस्थानों से भी ऐसी अपेक्षा की है कि लॉकडाउन के दौरान उद्योग बंद होने पर भी उन्होंने कर्मचारियों को वेतन देने की अपील की, ताकि कर्मचारियों को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। तो प्रधानमंत्री की इस अपील के बारे में हम सभी जानते हैं। समय सीमा आज काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। हस्तक्षेप को हम यहीं अब समेट रहे हैं। कल फिर हाजिर होंगे हस्तक्षेप के एक नए एडिशन के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। लेकिन सहारा न्यूज़ नेटवर्क की जो मुहिम है कि हमें मायूस नहीं होना है, हताश नहीं होना है, कोरोना के संकट से हमें अपनी संकल्प की शक्ति को बड़ा बना के दिखाना है। हालांकि कोरोना के इस काल में राजनीति भी थमने का नाम नहीं ले रही है।
तो अपने दर्शकों से जाते जाते हम ये कहना चाहते हैं कि समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता तो कभी आईना नहीं मिलता। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, सहारा प्रणाम।